अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं आज फिर आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का टॉपिक लेके। लेकिन आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी तक मैंने जो आप लोग को चैप्टर करा चुका हूं उसका वेटेज। ठीक है, पहली चीज जो मैंने आप लोग को कराया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वेटेज शॉर्ट में नाम लिखा है मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वेटेज है 10 मार्क्स। दूसरा चैप्टर करा था इश्यू ऑफ शेयर 8 मार्क्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दैट विल बी फॉर 10 मार्क्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर दैट विल बी फॉर 8 मार्क्स। ये 4 चैप्टर मैंने आप लोग को वाइंड अप करा चुका हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हुआ आप लोग के सामने, दैट इज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, टॉपिक अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का होता क्या है। तो पहली चीज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, मेनी काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट सम are for profit and the others are for not for profit। ठीक है, बिजनेस जो भी हमारे आसपास में देखते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मैक्सिमम ऑफ द बिजनेस आर कंडक्टेड फॉर प्रॉफिट, बट देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हु डू नॉट कंडक्ट बिजनेस फॉर प्रॉफिट। देयर मेन इंटेंशन इज नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेस टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारे आसपास में हम लोग देखते हैं किराने की दुकान है, दे कंडक्ट बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। किराने की दुकान वाला बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। गोल्ड ज्वेलरीज के बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग आसपास में देखते हैं, उनका मेन मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाने का। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, उनका मकसद होता है सर्विस रेंडर करना अपने मेंबर्स को। जैसा कि चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, लाइब्रेरी हो, स्पोर्ट्स क्लब और एनी एसोसिएशन फॉर पेंशनर्स, association for education purpose, they also conduct business but not to earn profit। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वाले भी सर्विस देने के लिए ही काम करते हैं, उनका मकसद प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज याद रखें कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बिजनेस किया जाता है। ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते, सामान खरीदते बेचते नहीं, ये लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं, लेकिन नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, अब इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं, डायरेक्टली बताते हैं आप लोग को, अकाउंट्स आर मेंटेन 3। फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये तीनों अकाउंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और बात डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। टाइप्स of transaction, this will play an important role to understand receipt and payment account, income and expenditure account। ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं ये पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो उसके आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देयर आर नॉर्मली 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज रिलेटेड टू रिसिप्ट, second is related to payment।
पहला टाइप का जो ट्रांजेक्शन जो हम लोग मानते हैं वो क्या होता है, रिसिप्ट, पैसा आया। सेकेंड टाइप का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, पेमेंट, पैसा हमारे पास से गया। लेकिन पैसा आता है, पैसा जाता है, कहां से आया कहां गया, इसमें भी दो टाइप है। ठीक है, देयर आर अगेन टू टाइप ऑफ रिसिप्ट। फर्स्ट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकेंड विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से पेमेंट भी दो टाइप की ही है, सेम। पहला है रेवेन्यू पेमेंट एंड दूसरा है कैपिटल पेमेंट। हम लोगों को ये दोनों नाम ध्यान देना है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेवेन्यू एंड व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है और कैपिटल का मतलब क्या होता है, मेन ये टॉपिक है अभी फिलहाल एक्सप्लेन करने है, बाद में मैं आप लोग को ये अकाउंट एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आर दोस ट्रांजेक्शन विच आर रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ही होता है बार बार होने वाले, जो खत्म नहीं होते, जो बार बार होते हैं ऑन अ रिकरिंग बेसिस, दैट इज मंथली बेसिस, क्वार्टरली 3 मंथ बेसिस, हाफ ईयरली मीन 6 मंथ बेसिस और ईयरली बेसिस। कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि हमको महीने बेसिस पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे या एक साल के बेसिस पे करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, तो वो कहलाते हैं रेवेन्यू। उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाती है और रेवेन्यू पेमेंट भी आ जाता है। याद रखें, दिस आर रिकरिंग। अमाउंट स्पेंड ऑन सच एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट इज स्मॉल। यहां पर जो पैसा हमारे पास आता है या जो पैसा हमारे पास से जाता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, लेकिन बार बार वाला होता है। ठीक है, ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस या इनकम में जो पैसा आता है या जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारा कोई एसेट या कोई लायबिलिटी बन नहीं जाती, एसेट हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते। दिस आर नॉर्मली रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब अच्छे से याद रखें, दे आर रिकरिंग ट्रांजेक्शन, जो कि बार बार होने वाले हैं। 6 महीने पे, साल भर पे अगर कोई चीज बार बार होने वाली है तो उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। अब कैपिटल ट्रांजेक्शन जो है, तो कैपिटल ट्रांजेक्शन हम लोग कहते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन को विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि रिकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होने वाले हैं, कभी कभार होने वाले हैं, तो वो ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन में पेमेंट होता भी है और पेमेंट मिलता भी है, पैसा देना भी पड़ता है और पैसा मिलना भी पड़ता है। ये ट्रांजेक्शन मोर देन 1 ईयर के बाद रिकर होते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल बाद कभी कभार रिकर होते हैं, इसलिए इनका नाम कैपिटल ट्रांजेक्शन रखा गया है। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से, दे आर रिलेटेड टू एसेट और लायबिलिटीज। ये कैपिटल ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं एसेट या कहीं लायबिलिटीज से लिंक में आते हैं, तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन कौन सा है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है या कैपिटल ट्रांजेक्शन है। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के बारे में आप लोग को बताया, दे आर रिकरिंग, बार बार होने वाले हैं। बार बार का मतलब भी याद रखें कि बार बार का मतलब ये नहीं है कि 1 महीना हो गया, दूसरे महीना हो गया तो रेवेन्यू, 6 महीने बाद होगा तो रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू का मतलब ये है कि दे विल बी रिकरिंग अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल पे भी अगर कोई चीज हम बार बार करते हैं तो वो रेवेन्यू ही कहलाई जाती है। और कैपिटल ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो कि सालों में कभी एक बार होता है, 2 साल 4 साल बाद कभी कोई एक ट्रांजेक्शन आया तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब मैं आप लोग का एक्सप्लेन करता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मेन सॉल्यूशन से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। मैं यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे बता भी देता हूं बना के। रिसिप्ट एंड पेमेंट
अकाउंट। ठीक है, पहली चीज मैंने आप लोग का अभी बोला, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। बिजनेस में कैश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास कैश आता भी है और हमारे पास से कैश जाता भी है। तो ये जो कैश हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में देखते हैं कि पैसा आ रहा है तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और पैसा जा रहा है तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो सब कैश का रिकॉर्डिंग होता है रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के बेसिस पे फॉलो किया जाता है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में वो रिकॉर्ड करो जो तुम्हारे पास आ रहा है और क्रेडिट में वो रिकॉर्ड करो जो तुम्हारे पास से जा रहा है। तो कैश अकाउंट वही है। हम लोग यहाँ पे बिजनेस में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे कि पैसा कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, वो रिकॉर्ड कर दिया है डेबिट में, और पैसा जो हमारे पास से जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाए क्रेडिट साइड में। ठीक है, अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे ये रिसिपिएंट पेमेंट में कुछ नाम लिख देता हूं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में मैंने लिखा पहला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरा टू सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट टू इंटरेस्ट, नेक्स्ट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, नेक्स्ट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और एक पैसा जो मेरे पास आया है लास्ट टू सन्ड्री इनकम। एनी अदर इनकम कैन बी कवर्ड इन सन्ड्री इनकम। ये मैंने रिसिप्ट बता दिया अपना, और अब मैं पेमेंट बताता हूं। बाय रेंट, बाय सैलरी, बाय इंश्योरेंस, बाय फर्नीचर, बाय स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग, बाय फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, इतने नाम मैंने लिख दिया। रिसिपिएंट अकाउंट, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट को जब मैं टैली करता हूं तो टैली करने के बाद में एक बैलेंस मिला मुझे क्रेडिट साइड पे, उसको लिख देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। इस तरह से एक रिसिपिएंट पेमेंट रहेगा। हर क्वेश्चन में हमारे पास रिसिपिएंट पेमेंट होंगे। ठीक है, वी हैव टू स्टडी इट वेरी केयरफुली। हम लोगों को ये चीज समझना है कि पैसा जो आया है या पैसा जो गया है कहाँ से आया है और कहाँ गया है, उसका मतलब क्या होता है। जैसा मैंने अभी ये बताया हूं यहाँ पे, तो एक्सप्लेन कर देता हूं। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी ऑलवेज नोन एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, मतलब कि जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास कैश कितना अवेलेबल था, और दिस कैश बैलेंस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। इसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट जो होती है उसके एसेट में आना चाहिए। अब इसके बाद में मैंने बताया है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला मुझे, कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर बन गए, मेंबर बन गए, उनसे मेरे पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है, दैट इज सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव्ड। सेकेंड नाम दिया है इंटरेस्ट। मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में कहीं पे रखा था, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे इंटरेस्ट मिला है। फिर दिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। समवन, किसी ने भी मुझे पैसा पे किया है, डोनेट किया है, चंदा दिया है, लेकिन वो चंदा मिला है बिल्डिंग फंड के लिए। फिर एक है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर एज स्क्रैप भंगार में बेच दिया गया, बेचने के बाद में मुझे पैसा मिला, सेल ऑफ स्क्रैप। और फिर है सन्ड्री इनकम, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम जो मेरे रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी वो मैंने लिख दिया सन्ड्री इनकम। दिस ऑल आर रिसिप्ट ऑफ कैश। ये सारी चीज रिसिप्ट ऑफ कैश है, ये सब जगह से मेरे पास बिजनेस में पैसा आया है। तो जो भी बिजनेस में पैसा आया है उसको मैंने रिसिप्ट साइड में लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। रूल के हिसाब से डेबिट और कम्स इन।
अब पेमेंट साइड में हम देखते हैं, पेमेंट साइड में लिखा गया है बाय रेंट, मैंने पेमेंट किया रेंट का। नेक्स्ट है बाय सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी किया गया। बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पेमेंट किया गया। बाय फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा उसका पेमेंट हुआ। बाय स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी खरीदी गई थी उसका पेमेंट हुआ। बाय प्रिंटिंग, प्रिंटिंग है जेरोक्स निकाले उसका पेमेंट किया गया। बाय फिक्स डिपॉजिट, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है, इतने मेरे पेमेंट हुए, पैसा मेरे पास से गया तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड, दैट इज रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी गया क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए। जब मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को टैली किया तो बैलेंस बचा, दिस इज माय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन इज ऑल्सो नोन एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी रिकॉर्डेड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। देखो दोनों चीज का मैंने बताया, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी था, बैलेंस कैरिड डाउन भी था। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन में फर्क, ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये इतना मैंने बता दिया। अब अगर आप लोग गौर करो तो इसमें दोनों चीजें रिसिप्ट और पेमेंट में इंक्लूडेड है। कौन सी दोनों चीजें? जो मैंने आप लोग को ट्रांजैक्शन बताया था, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, दोनों चीजें इसमें मिक्सअप है, ठीक है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मैंने बोला था जो कि रिकरिंग होते हैं, बार बार होते हैं, और कैपिटल ट्रांजैक्शन बोला था जो कि कभी कभार होते हैं। वो दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन यहां पर रिसिप्ट में और पेमेंट में इंक्लूडेड है। कैसे? ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक्सेप्शन, सब्सक्रिप्शन मेंबर से हम लोग को मिलता है, बार बार मिलता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज रेवेन्यू। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे आर लिखा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो हमको मिलता है दैट विल बी ऑल रेवेन्यू, बार बार मिलता है, 6 महीने पे, साल के बेस पे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अब ये बताए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितने बार मिलेगा? कोई पर्सन ने अगर मुझे डोनेट किया फॉर अ स्पेशल पर्पज दैट इज बिल्डिंग, किसी पर्सन ने मुझे लाके पेमेंट कर दिया, बोले कि ये पैसा लो, किस लिए दे रहा हूं? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो क्या वो पर्सन या कोई भी दूसरा पर्सन बिल्डिंग बनाने के लिए, एक ही बिल्डिंग बनाने के लिए बार बार पैसा देगा मुझे? नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो वो रेवेन्यू नहीं हुआ। बिल्डिंग फंड का पैसा हम लोग को बहुत रेयरली, कभी कभार मिलता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज माय कैपिटल ट्रांजैक्शन। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेचे हो, न्यूज़पेपर स्क्रैप बार बार बेचा जाता है, दिस विल बी माय रेवेन्यू। एंड सन्ड्री इनकम बार बार मिलती है, कोई भी छोटा मोटा इनकम मिला, रेवेन्यू, ठीक है। देखें तो रिसिप्ट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिक्सअप हो गए। वैसे ही पेमेंट साइड में अगर आप लोग देखें तो पेमेंट साइड में बैलेंस रेंट के नाम पे था, पहला पेमेंट जो किया हूं मैंने रेंट के नाम पे किया है, रेंट बार बार पे किया जाता है, ठीक है। तो रेंट रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हुआ एक। सैलरी, सैलरी का पेमेंट भी हम बार बार करते हैं, वो भी रेवेन्यू है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का भी पेमेंट बार बार किया जाता है, दैट इज रेवेन्यू। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर क्या बार बार खरीदा जाता है? नहीं खरीदते। फर्नीचर हम लोग रेंडमली कभी कभी किसी साल में खरीदते हैं, तो वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल ट्रांजैक्शन। स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी गई है, उसका पेमेंट हम बार बार करते हैं, दैट इज रेवेन्यू। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का पेमेंट किया जा रहा है, बार बार पेमेंट करते हैं, दैट इज रेवेन्यू। फिक्स डिपॉजिट, बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट करा एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट हम बार बार नहीं कर पाते, कभी कभार होता है, तो वो रेवेन्यू नहीं होगा, वो होगा कैपिटल, ठीक है। तो इसी तरह से आपने देखा कि रिसिप्ट में जितने भी पैसा आया है या पेमेंट में जितना भी पैसा गया है, यहाँ दोनों ही ट्रांजैक्शन मिक्सअप है, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल ट्रांजैक्शन। यही खासियत है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल हैव ऑल द टाइप ऑफ रिसिप्ट, either revenue or capital, and it will also have all kind of payment.
आइदर रेवेन्यू और कैपिटल। ये मेन खासियत है। कैश कुछ भी कैसे भी जो भी आया है रिसिप्ट हुआ है डेबिट में होगा और जो भी गया है वो क्रेडिट में होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। क्या नेचर का है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, सिलेक्टिवली हम लोग इंक्लूड नहीं करते। हम लोग पूरा एक साथ में ही रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी आया जितना भी गया। ठीक है, तो ये है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखना, इंपॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट बता देता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। सेकेंडली, it is followed by a real rule. Third, real rule is debit what comes in, credit what goes out. Fourth, therefore, receipt and payment account will record whatever cash is received on debit side and whatever cash is paid on credit side, irrespective of the nature of transaction, revenue transaction or capital transaction. ठीक है, this is my receipt and payment account. नाउ अब इसी के बाद हम लोग सेकंड नाम पे आ जाते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बोलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज फॉलोड बाय नॉमिनल रूल। मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं बना के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां अकाउंट इस तरह से ही बनेगा, लिखेंगे एक्सपेंडिचर एंड देन इनकम। बी क्लियर, ध्यान देना कि नाम है अकाउंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन पहले लिखा जाता है एक्सपेंडिचर एंड देन इनकम। पहले एक्सपेंसेस एंड देन इनकम, जैसा मैंने अभी नाम बोला था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज फॉलोड बाय नॉमिनल रूल। Nominal rule means debit all expenses and loss, credit all income and gain. तो हम लोग वही चीज फॉलो करेंगे। हम लोगों को सॉल्यूशन में ये करना होता है, इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने कहा था दैट विल बी अपीयरिंग इन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में दिया जाता है हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो कैसे बनेगा पहले उसकी खासियत बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दो खासियत मैंने आप लोग कभी तक बता चुका। पहली खासियत बताया आप लोग को, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सेकंड बताया नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, थर्ड इज ऑल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन pertaining to current year will be recorded from receipt and payment account to income and expenditure account। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है करंट ईयर के, इस साल के बारे में जो भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होंगे, बार बार के ट्रांजैक्शन जो कि क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है, वो सारे हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली प्योरली ऑफ करंट ईयर ओनली। सिर्फ, बार बार बोल रहा हूं, ओनली सिर्फ इसी साल का, एक साल में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितनी भी इनकम आएगी रेवेन्यू वाली, वो बार बार हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आप लोग को कि पैसा मेरे पास आया था सब्सक्रिप्शन के नाम पे, इंटरेस्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और सन्ड्री इनकम। तो ये सब में मिक्सअप था रेवेन्यू और कैपिटल। लेकिन जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन करने के टाइम पे ये देखूंगा कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है। जितने भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं रिसिप्ट साइड, दे आर माय इनकम। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो इनकम है वो हम लिखेंगे इनकम साइड में। जैसा कि अभी इसी क्वेश्चन में देखता हूं, ये सब्सक्रिप्शन था, इंटरेस्ट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट, ये दोनों अमाउंट मुझे मिले थे, दे आर रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो इनकम में आएगी बाय सब्सक्रिप्शन, देन बाय इंटरेस्ट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड रेवेन्यू नहीं था इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा।
ठीक है। न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सन्ड्री इनकम रेवेन्यू था, ये रेवेन्यू थे, इसके लिए हम यहां पे लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और बाय सन्ड्री इनकम। ध्यान देना, दिस वर माय रेवेन्यू इनकम फॉर करंट ईयर, रेवेन्यू इनकम थे करंट ईयर के, इसलिए मैंने उसको अपने सॉल्यूशन में इनकम में लिखा। उसी तरह से पेमेंट साइड में भी, रिसिपिएंट पेमेंट में, पेमेंट साइड में वट एवर आर माई रेवेन्यू पे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू पेमेंट आई विल रिकॉर्ड इट ऑन माई एक्सपेंडिचर साइड। जो भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, पेमेंट है, वो सब मैं रिकॉर्ड करूंगा अपना डेबिट साइड में, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में। जैसा कि ये तीन नाम पहले थे, रेंट, सैलरी एंड इंश्योरेंस, वो तीनों एक्सपेंस है, डेबिट में आएंगे, टू रेंट, टू सैलरी, टू इंश्योरेंस। वैसे ही फर्नीचर तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, वो नहीं आएगा। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये दो एक्सपेंस और है, लिखेंगे टू स्टेशनरी एंड देन टू प्रिंटिंग। ठीक है, ये दोनों भी रेवेन्यू थे, ये रेवेन्यू की चीजें पोस्ट कर दी गई, बाकी फिक्स डिपॉजिट, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट फॉलोड बाय डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ऑल द रेवेन्यू ट्रांजेक्शन फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट will be transferred to income and expenditure account. By having a look, receipt will be my income, therefore recorded on income side, and payment will be my expense, therefore it will be recorded on expenditure side. मेन काम इतना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमने रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को उठा के अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में फीड कर दिए, लेकिन देखकर कि रिसिप्ट साइड मतलब इनकम और पेमेंट साइड मतलब एक्सपेंडिचर। एट द एंड जब मैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करता हूं, तो टैली करने में बैलेंस किसी भी तरफ बच सकता है। डेबिट साइड में भी बैलेंस बच सकता है या क्रेडिट साइड में भी बैलेंस बच सकता है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सरप्लस। टैली करने के बाद अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको लिख सकते हैं सरप्लस, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो उसको लिखेंगे डेफिसिट। ठीक है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पर प्रॉफिट नहीं होता और ना ही लॉस, यहां पे हम बताते हैं सरप्लस है या डेफिसिट है। सरप्लस इज a condition where income is more than the expenses, ऐसा कहा जा सकता है। excess of income over expenditure is a surplus, इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे, इसलिए क्या बचा वो सरप्लस। रिवर्स केस में डेफिसिट को बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज डेफिसिट। ठीक है, तो दोनों को हम लोग लॉन्ग टर्म में भी लिख सकते हैं, सरप्लस की जगह पे लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, फुल फॉर्म यूज करो या तो शॉर्ट में लिख दो सरप्लस। वैसे डेफिसिट को लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या तो उसको शॉर्ट में लिखो डेफिसिट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने जितने भी रेवेन्यू थे वो सब उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया और फिर उसको टैली कर दिए तो हमको मिला सरप्लस या तो डेफिसिट। ठीक है, ये दो अकाउंट जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसा हम लोगों को पता है कि बैलेंस शीट बनाते हैं, रिकॉर्ड होता है उसमें एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट में, यहाँ पे रफ में एक बैलेंस शीट बना लेता हूं। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो एसेट या लायबिलिटीज में फीड करना पड़ेगा देखकर। जैसा कि अभी इसी एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। दिस इज नॉट माई ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस शीट। रेवेन्यू चीज तो चली गई, बची कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड,
समवन हैज डोनेटेड फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के लिए पैसा डोनेशन मिला मुझे, तो जो डोनेशन मिला है मुझे, इट इज अ लायबिलिटी नॉट माई एसेट। पैसा मिला है लेकिन मेरे लिए खुद के लिए नहीं मिल गया, इट इज फॉर सम पर्पस, स्पेशल रीजन, इसीलिए वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मुझे लिखना होगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। नेक्स्ट, रिसिप्ट साइड में और कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन था ही नहीं। पेमेंट साइड में अगर देखेंगे तो एक फर्नीचर है, फर्नीचर इज ऑलवेज माई एसेट, तो उसको मैं एसेट साइड में लिख दूंगा फर्नीचर, दैट इज परचेस ऑफ फर्नीचर। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है मतलब फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया गया, दैट इज ऑल्सो माई एसेट, फिक्स डिपॉजिट। एंड बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन मैंने आप लोग को पहले बोला था, बैलेंस क्रेडिट डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज माई एसेट। इस तरह से मैं पोस्टिंग करूंगा मेरे क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की। हर एक चीज को मार्किंग ध्यान से करें रिसिप्ट पेमेंट में और फिर उसकी पोस्टिंग करें। हम लोगों को सॉल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता है। नॉर्मली किसी क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछता है तो देख के करेंगे। तो ओवरऑल वट एवर अकाउंट्स वी प्रिपेयर इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 अकाउंट हम लोग बनाते हैं। एक अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट के ऊपर फॉलो होता है। कैश जो भी साल का जितना भी आया सब रिकॉर्ड कर दो, लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने के टाइम पे ध्यान देते हैं इट इज रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू कैपिटल ट्रांजैक्शन मार्किंग कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने के टाइम पे हम ये दोनों तैयार करके रखेंगे, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दोनों तैयार करने के बाद में हम लोगों को काम ये करना है कि आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट एवर इज माई रेवेन्यू ट्रांजेक्शन विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड व्हाट एवर आर माई कैपिटल ट्रांजेक्शन विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। देखकर हम लोग को पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो आज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया है वो अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बारे में है। फुल अकाउंट्स किस तरह बनाए जाते हैं, व्हाट विल बी माई एडजस्टमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो पहले माइंड में ये चीज क्लियर रखें कि ट्रांजैक्शन रेवेन्यू होते हैं या कैपिटल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन वी हैव टू ट्रांसफर देम इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इतना क्लियर करके जो भी एक्सप्रेशन है आप लोग इसको लिख लेना। थैंक यू।